हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के अंदर, हमारा वीकली प्रोग्राम हमारे अर्थशास्त्री के मित्र श्री नयन पारिक जी के साथ। नयन जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच। थोड़ी आपको हैरानी हो रही होगी, मैं आज तिरंगे की टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, पूरा ओलंपिक इसी में गुजारा। तो क्या है, ओलंपिक की आत्मा मेरे अंदर भी आ गई है। तो और थोड़ा इतना उसे अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज में एक खनक आ गई है। जो तो गोल्ड मेडल मिलते हुए जो खनक होनी चाहिए वो आपकी आवाज में आ गई है। तो वो जोश अभी बरकरार है और चलता रहेगा। बिल्कुल। तो रोजी रोटी के मित्रों, आप हमेशा की तरह, जैसे कि आप जानते हैं कि नयन जी हमारे साथ हैं, भारत के एक बड़े अर्थशास्त्री, स्ट्रेटजिस्ट, मैनेजमेंट गुरु, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। खैर, देश विदेश की खबरें जानते हैं बहुत गहराई से। और आज सबसे पहले शुरुआत, हालांकि हमारे पास होंगे तीन मुद्दे। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे कहते हैं कि बांग्लादेश बैंक ने एक नया रूल निकाला है कि कोई भी बैंक डिपॉजिटर्स को, जो अपना पैसा, हम जैसे छोटे आदमी होते हैं जो बैंक में पैसा डालते हैं सेविंग्स वगैरह में, उसका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से कम नहीं हो सकता है। तो ये एक किस्म से देखा जाए तो भारत के जो बैंक्स हैं वो उससे सीख सकते हैं, या भारत का आरबीआई सीख सकता है कि 135 करोड़ लोगों से पैसा लेके 135 लोगों को मत दो। बस यही हमारी इल्तिजा है। और दूसरा, देर आए दुरुस्त आए, या क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। रेट्रोस्पेक्टिव इनकम टैक्स जो था या कॉर्पोरेट टैक्स था, उसको हटा दिया गया है। और ये 2012 के बाद भी नहीं और पहले भी नहीं, ये होगा ही नहीं। देखा जाए तो जो टैक्सेस होते हैं प्रोस्पेक्टिव टैक्सेस होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते हैं, जिस चक्कर में भारत को बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन और इंसल्ट सहनी पड़ी। केन्स केस में, वोडाफोन केस में, करीब करीब कहते हैं 17 ऐसे केस हैं जिनके अंदर ऐसे नोटिस इशू किए गए हैं। और हाँ, एक तीसरा, एक मेन मुद्दा, पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी कल ही ओलंपिक्स खत्म हुए हैं। भारत एक गोल्ड मेडल, दो सिल्वर मेडल, चार क्या कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल के साथ सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आज तक की। लेकिन कोई भी देश जब महाशक्ति बनता है तो महाशक्ति सिर्फ उद्योग के बेस पे नहीं बनता है, पर कैपिटा के बेस पे नहीं बनता है, उसमें ओलंपिक टैली की भी एक भूमिका होती है। अगर आप शुरुआत से देखें तो अमेरिका महाशक्ति तब बनता है जब वो ओलंपिक की महाशक्ति बनता है। सोवियत यूनियन तब महाशक्ति बनता है जब वो ओलंपिक के अंदर महाशक्ति बनता है। और अब स्टेज 3 आती है। चाइना जब महाशक्ति बनता है तो उसमें ओलंपिक की वो महाशक्ति है, जहां पे अमेरिका के 39 के मुकाबले 38 गोल्ड मेडल्स है उसके पास। हालांकि कुल मेडल जो है 188 है, 88 है। अमेरिका के 100 से अधिक है, 118 शायद टोटल मिला के। और जापान को बहुत बहुत सलाम कि उसने इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर इसका सफल आयोजन किया। इन मौकों के ऊपर जब सारी दुनिया, एक देखा जाए तो कोविड की एक क्या कहते हैं कि ग्लूम छाया हुआ है, एक बहुत गमगीनी छाई हुई है, लोग उदास हैं, मृत्यु देख रहे हैं, वहां पर खुशियों की मुस्कुराहटें लेकर आया है। लोगों के चेहरे खिल उठे। वापस से हम मुड़कर क्रिकेट की दुनिया से दूसरे ओलंपिक स्पोर्ट्स में चले गए। और एक एक मेडल जो हमें खुशियां देता था, आप उसका अंदाजा लगाइए कि हमें ये नहीं पता लगा कि पिछले 5 दिन में क्रिकेट मैच भी चल रहा था, ना हमें स्कोर पता था ना कोई और। बल्कि यहाँ तक कि सुनील गावस्कर भी उस टाइम कहते हैं कि ओ मैच छोड़ो, उठ के मेरे देश की धरती गाना गा रहे थे कि जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिलता है। तो ये, और आशीष नेहरा नाच कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो ये देश को एक सूत्र में जब कोई जोड़ता है तो खेल जोड़ता है। खेल से ही बड़ी कोई चीज नहीं है। और जब अंतर्राष्ट्रीय मैदान हो तो ओलंपिक से बड़ा पर्दा कहीं नहीं मिलता है। 70 mm का स्क्रीन है, दुनिया का मैग्निफिसेंट स्क्रीन, जहां के पर्दे पर जब आप चमकते हैं तो दुनिया में आप रोशन नाम सितारे बन जाते हैं। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट है भारत के लिए। ये टर्निंग पॉइंट भारत के स्पोर्ट्स के लिए पैराडाइम शिफ्ट है। जैसे हम कहते हैं इंडस्ट्री में 1991 था, और वो क्रिकेट का मोमेंट जो 1983 में था लंदन के अंदर, जहां भारत की क्रिकेट का उत्थान हुआ था। 2021 टोक्यो ओलंपिक्स वही क्रिकेट मोमेंट है। और यहां से एक नया बिजनेस प्रोपोजिशन स्टार्ट होता है, एक नई कहानी लिखी जाएगी। और ये कहानी ले दे के सिर्फ इंडस्ट्री या एजुकेशन की नहीं होगी या हेल्थ की नहीं होगी, स्पोर्ट्स की भी होगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, तो आज के पेपर में ही है, भारत पर कैपिटा 28 पैसे खर्च करता है प्रतिदिन, चाइना 6 रुपए 10 पैसे खर्च करता है। उसका रिफ्लेक्शन वहां जाहिर भी होता है जब उसको मेडल टैली के अंदर इतने सारे मेडल मिलते हैं। और हम उसी 140 करोड़ का देश होके हम अभी भी नीचे हैं। यानी कि अगर वो रेवोल्यूशन चाहिए, वो क्रांति चाहिए जो अमेरिका को आई, सोवियत यूनियन को आई, अब वो रशिया है, फिर चाइना के पास आई,
भारत को महापावर बनना है। महापावर बनने का एक ही तरीका है, खेलों के ऊपर इन्वेस्ट करना है। खेलों के ऊपर लगाएगा पैसा एक्सपेंडिचर नहीं है, इन्वेस्टमेंट है देश के चरित्र में, देश के निर्माण में, देश को ऊपर उठाने में। नयन जी, बधाई आपको। पहले तो बहुत बहुत भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स को एक पूरा एक बिजनेस प्रोपोजिशन में चेंज कर सकते हैं, पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हैं, टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। आपका क्या कहना है? पहले तो आपको भी बधाई। मेरे ख्याल से आपने जितना ओलंपिक कवर किया है, मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने इतना कवरेज कहीं देखा है। तो धन्यवाद। आपके चेंज ऑफ टी शर्ट से लेके चेंज ऑफ मूड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे ख्याल से आप तो ओलंपिक के हर मेडल में, हर स्टेप में इंडिया के साथ रहे हैं, इंडिया को दिखाया है, एक स्पिरिट आ गया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक इकोनॉमी कैसे देखते हैं, एक तो जीडीपी देखते हैं, दूसरा जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है जो कि हमारे आसपास के देश ने हमको बताया है। आपने जैसे कहा, वो जो आनंद पूरे देश ने लिया जब एक हमारे नीरज जी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो ये जो खुशी है वो आपको कोई जीडीपी दे सकती है क्या? वो कोई आपको पैसा दे सकती है क्या? वो पूरे देश में जो एक लहर आती है उत्साह की, उमंग की, आनंद की, वो और कहाँ से लाएंगे आप? कोई पैसे से नहीं आ सकती। ये सिर्फ आ सकती है एक ऐसे गोल्ड मेडल से जो कि एक देश ने पहली बार एथलेटिक्स में प्राप्त किया है। एक ऐसी परफॉर्मेंस जो 40 साल के बाद हमने पहली बार अपने लिए देखी है। तो मैं कोशिश करता हूँ हर रोज कुछ ना कुछ खेलने की, और मैं समझ रहा हूँ जब मैं खेलता हूँ तो दोज आर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। मैं समझ रहा हूँ कि जब इंडिया ओलंपिक में खेल रहा था, दोज वेर द बेस्ट मोमेंट्स फॉर द होल ऑफ इंडिया। 130 करोड़ की जनता के लिए मेरे ख्याल से ये सबसे आनंदपूर्ण मोमेंट से। और स्पेशली जबकि कोरोना का कहर था और हम लोगों के मूड थोड़े से वैसे ही खराब थे, इकोनॉमी नीचे थी, ये सब सिचुएशन में यदि मूड लिफ्टर, यदि आनंद को लाने वाली कोई घड़ियां थी तो ये ओलंपिक की घड़ी थी। और मैं समझ रहा हूँ कि इसके लिए पूरे देश को अभिनंदन है, रोजी रोटी हमारे देखने वाले जो मित्र हैं उनको अभिनंदन है। और इसमें एक वेकअप कॉल भी है, जैसे आपने कहा कि हम लोग स्पोर्ट्स को जैसे लेना चाहिए ऐसे ले रहे हैं कि नहीं। नीरज जी को जो जेवलिन में गोल्ड मेडल मिला, आज हमारे यहाँ में एक पेपर में कहानी पढ़ रहा था रजिया जी की, जिन्होंने गोल्ड मेडल जेवलिन में, नाउ शी 63 इयर्स ओल्ड, पहले एशियन गेम्स वगैरह में पाया था, एंड शी इज फेसिंग चैलेंज ऑफ इवन डेली रोजी रोटी। उनको हर रोज खाने में कैसे अपने मीन्स जोड़ने में दिक्कत आती है। सो शी हैज मेंशन्ड that we would need to learn to take care of our sports people। हमारे गोल्ड मेडलिस्ट का भी हम लोग यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो आज तो आप नीरज जी की जय जयकार कर रहे हैं, पर यदि 50 साल के बाद आप उनको शांति की रोटी और अमन और आराम दे पाएंगे कि नहीं, वो एक देखने वाली बात है। हम लोगों को स्पोर्ट्स पे एक्सपेंडिचर जैसे कहा आपने 28 पैसा है, तो अब हम चाइना से कितना कम खर्चा कर रहे हैं, और वो हमारे टैली जो आता है मेडल की उसमें भी छलकता है, दिखता है। 6 रुपए 10 पैसे खर्चा करते हैं वो, हम 28 पैसे करते हैं। तो और हमारे मेडल में भी इतना ही अंतर है, वो देखिए आप, हमारे परफॉर्मेंस में भी इतना ही अंतर है। और जितने गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, जितने ये हमारे विजयी खिलाड़ी हुए हैं, सब ने कहा है कि भारत में तो हर कोने में एक गोल्ड मेडलिस्ट छिपा है। हम लोगों को उसको ढूंढना है, हम लोगों को उसको कोचिंग देनी है, हम लोगों को उसको ट्रेनिंग देनी है, हम लोगों को उसको थपथपाना है कि तुम आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ है। मेरे ख्याल से हम लोग नंबर 1 क्यों नहीं हो सकते हैं? यदि हम ठान ले, यदि हम उसके पर खर्चा करें, यदि हम कोने कोने से, जैसे इंडियन आइडल में हम लोग सिंगिंग टैलेंट ढूंढते हैं, ऐसे अपनी टैलेंट को ढूंढे, उनको नर्चर करें, तो मेरे ख्याल से तो ये जस्ट शुरुआत है और पूरा जहां हमारा है आगे। बिल्कुल सर, ये तो खेल ही है जहाँ पे जब हमने पुरुष हॉकी के अंदर कांस्य पदक जीता जर्मनी को हरा के, तो पूरा भारत रोया। और अगले दिन जब महिला टीम हारी तो भी हम रोए, एक दिन खुशी में रोए, एक दिन गम में रोए, लेकिन पूरे भारत को रोते हुए नहीं देखा मैंने कभी। और कल नीरज चोपड़ा जब परसों जीते तो पूरे भारत को हंसते हुए नहीं देखा मैंने। जिस हिसाब से इंडिया खेल खिला के हंसा है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा सड़क पे, गरीब अमीर, गांव में, शहर में, जो अपने टीवी से जुड़कर नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस ना देख रहा हो। लोग भूल गए उस समय शायद कोई क्रिकेट मैच भी कहीं चल रहा था। और वीरेंद्र सहवाग ने तो एक ट्वीट कर दिया जिसको मैंने बड़ा आनंद लेके पढ़ा, और लोग शायद, आप पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे वो इंडिया इंग्लैंड मैच की। तो बीच में जैसे ही इनका क्या कहते हैं कि
ये नीरज चोपड़ा गोल्ड अपना आया तो ये उसमें एक ट्वीट में लास्ट लाइन लिखते हैं, क्रिकेट गया तेल लेने। वीरेंद्र सहवाग वैसे भी थोड़े स्पाइसी ट्वीट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहता है थोड़ी देर की तो क्रिकेट गया तेल लेने यार, जरा देखने तो सामने नया हीरो पैदा हो गया इंडिया का। तो देखिए ये पावर है जो जोड़ती है, ये पावर है जो एक बिजनेस प्रपोजिशन खड़ा कर सकती है। अगर हम भी हर तहसील के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में इस ढंग का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करें तो लाखों स्पोर्ट्स पर्सन, फिजियोज और उनके डॉक्टर्स और साथ में उनके सपोर्ट स्टाफ, इक्विपमेंट, टेक्नीशियन, सब कुछ चाहिए होगा। आप सोचिए कितना बड़ा बिजनेस प्रपोजिशन बनेगा। और ये इन्वेस्टमेंट है भारत का चरित्र बनाने के लिए, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। खेल कभी एक्सपेंडिचर नहीं होते। जब आप शिक्षा पे खर्चा करते हैं, स्कूल बनाते हैं या हॉस्पिटल बनाते हैं, हेल्थ पे खर्चा करते हैं, तो आप देश का निर्माण करते हैं। ये देश का निर्माण है जब आप चरित्र निर्माण करते हैं खेलों के द्वारा। तो हमें उम्मीद है कि इस बार वो ट्रायंगल बनेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स का। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी कुछ ना कुछ जरूर अनाउंस करेंगे 15 अगस्त की प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से, कि स्पोर्ट्स आज से अभिन्न अंग बनेगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पोर्ट्स हेडक्वार्टर बन जाएगा साहब। खैर, अब निकलते हैं स्पोर्ट्स से और अब आते हैं दूसरा मुद्दा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम बांग्लादेश बैंक का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आया है कि कोई भी बैंक जो लोगों के डिपॉजिट्स हैं सेविंग्स बैंक के अंदर, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इन्फ्लेशन रेट से नीचे नहीं दे पाएगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला। मैंने कभी किसी सेंट्रल बैंक को, मुझे मुझे याद नहीं पड़ता, आप तो अर्थशास्त्री हैं, मैं तो एक साधारण सा एंकर हूं सर, तो मतलब क्या कोई ऐसा बैंक कभी कैसा आदेश दिया कभी जहाँ पे कि कहा जाए कि बैंक रेट्स विल नॉट बी बिलो देन इन्फ्लेशन रेट ऑफ दैट कंट्री सर? बिल्कुल नहीं, ये आई थिंक पहला है। और बांग्लादेश और हमारे तो कई मित्र जो रोजी रोटी के हैं वो बांग्लादेश से देखते हैं, हम लोगों को सराहते रहते हैं, हमसे बात करते रहते हैं, उनको जब अच्छा लगे तब बताते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ बांग्लादेश ने एक ये इतना अच्छा कदम उठाया है, जो बांग्लादेश के एवरेज सेवर्स है और डिपॉजिटर्स है उनको, ये इन्फ्लेशन हाई है और इंटरेस्ट रेट कम है, वो दोनों जो मार है और ऊपर से कोरोना का कहर है, तो वो सब जो एम्प्लॉयमेंट अभी जिनसे छीन गई है या कोई सीनियर लोग है जो कि अब रिटायर्ड है, उन सब के लिए जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से कम हो, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और बैंक का रिकॉग्नाइज करना कि यदि ये सिचुएशन में आपके जो भी पैसे हैं वो हर रोज बढ़ने की जगह कम हो रहे हैं, तो आपके पास 100 रुपए हैं तो एक साल के बाद वो हो जाएंगे इतना, जिसका मनी पावर होगा, परचेसिंग पावर होगा 98 रुपीज, तो आप इफेक्टिवली 100 रुपए से 98 रुपए पे आ जाते हैं, इवन दो आपको एफडी पे कोई एक नोशनल इंटरेस्ट मिलता है। तो ये मैं समझ रहा हूँ एक बहुत सही डायरेक्शन में है। पर उसके साथ बांग्लादेश के लिए मैं एक अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश ने साथ में सेंट्रल बैंक ने एक 9% भी रखा है कि आप इससे ज्यादा, इससे कम इंटरेस्ट अपने डिपॉजिटर को नहीं दे सकते, पर 9% से ज्यादा आप किसी भी बोरोवर से चार्ज नहीं कर सकते। बहुत वो बढ़िया भी बात, उन्होंने एक साथ में स्पेसिफाई किया है। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ साथ देखने वाली बात यह है कि बैंक्स यदि डिपॉजिटर्स को रिफ्यूज करती है तो क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है कि देयर आर टाइम्स जबकि बैंक आप डिपॉजिट लेना भी चाहें तो आपकी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती कोई ना कोई कारणवश। तो हम लोगों को वो देखना है कि ये सिचुएशन ना आए कि बैंक डिपॉजिटर के पैसे रिफ्यूज कर दे, क्योंकि उनके पास जो है वो अब डिपॉजिटर को इससे कम देने का कोई ऑप्शन नहीं रहा और 9% से ज्यादा चार्ज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहा। हमारे यहाँ भारत में हम लोगों को ये एक फ्लोर रेट एस्टैब्लिश करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ ऊपर कोई सीलिंग रेट नहीं है, तो इसीलिए 9% से ज्यादा आप चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि कोई यदि बिजनेस आपसे बोरो करता है तो वो बिजनेस के लिए कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने 2 पैसे कमा लेगा, और वो 2 पैसा यदि कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी देख रहा है तो ही वो बोरो करेगा, उसके पास ऑप्शन है आपसे बोरो करे या न करे। जबकि आपके डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो छोटे छोटे लोग हैं, सीमांत लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बेबस लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास ये ब्याज के अलावा अपने जीवन निर्वाह का और कोई साधन नहीं है, तो उनको बचाना और जरूरी है। और यदि आप 1% ज्यादा कोई अपने बोरोवर से लेते हैं
तो वो क्योंकि बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, इसलिए उनको करने के लिए मेरे ख्याल से आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कोई अपर सीलिंग है नहीं कि आप कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। तो आपको ये फ्लोर रेट लाने की बहुत ही जरूरत है, और मेरे ख्याल से ये करेंगे तो हमारे जो 100 करोड़ से भी लोग ज्यादा है, जो कि एक्चुअली अपना जो भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर आज भी तरीका फिक्स डिपॉजिट का है। तो फिक्स डिपॉजिट जो जो लोग रखते हैं, और जिनकी भी, हमारे यहाँ भी यही सिचुएशन है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो वो सिचुएशन में जो लोगों के पैसे हर रोज बर्फ की तरह वो देख रहे हैं पिघल रहे हैं, पिघल रहे हैं, पिघल रहा है, धीरे 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 अपना खत्म हो रहा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, उनको बड़ी मदद मिलेगी यदि हम लोग भी इसको कोई तरीके से एडॉप्ट और एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करें। बिल्कुल सही कहा। जब 6.5% का इन्फ्लेशन रेट हो और होलसेल का इन्फ्लेशन रेट तो 12% के आसपास चल रहा हो, और हमें बैंक सेविंग्स 3% देते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.75% देता है, और एफडी के साथ भी 4-4.5%, 5% से ऊपर नहीं देते हैं, तो हम तो दोनों साइड से देखा जाए तो क्रश हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत को बांग्लादेश की इस क्या कहते हैं कि एक सरप्राइजिंगली प्लेजेंट एक मूव से कहीं ना कहीं एक सबक लेना चाहिए, और 135 लोगों को बेनिफिट देने के बजाय 135 करोड़ लोगों को बेनिफिट दिया जाए कुछ, क्योंकि ये अच्छी बात तो नहीं होगी कि 135 करोड़ गरीब लोगों का पैसा लेके और 135 लोगों को सौंप दिया जाए। ये फिर नीति नहीं है, ये तो अनीति हो जाएगी फिर देखा जाए तो, और वही हो रहा है। हमें वी शुड लर्न फ्रॉम बांग्लादेश। आते हैं अपने आखिरी मुद्दे पर, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। देर आए दुरुस्त आए, या ये कहूं कि लौट के बुद्धू घर को आए, क्या कहूं इसको मैं। हाँ, यानी कि इतनी हील हुज्जत करवाने के बाद, ह्यूमिलेशन करवाने के बाद, प्रॉपर्टीज जब्त करवाने के बाद, और मुझे लगता है कि अथाह पैसा आर्बिट्रेशन में खर्च करने के बाद, और उसके बाद मुड़कर फिर हमें 360 डिग्री का टर्न लेके फिर वहीं वापस आए, तो सर सीखे कहाँ हम देखा जाए तो। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल आपने एक सही मुद्दा लिया है कि देखिए, इसकी शुरुआत देखें तो 2007-8 में कहीं केन और वोडाफोन के साथ ये ट्रांजैक्शन हुए। हम लोगों ने उनपे एक टैक्स वो डाला जो कि एप्लीकेबल नहीं था, 2012 उन्होंने उनको लड़ा। तो 2012 में, जैसे आपने कहा, 11-12 में सुप्रीम कोर्ट तक 50 साल पीछे से लग रहा तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि भाई ये इनकम टैक्स की डिमांड बराबर नहीं है और बाजू पे रख दी जाए। उसके बाद हम लोगों ने 2012 में, हालांकि सरकार अलग थी तब, उन्होंने ये रिट्रोस्पेक्टिव इनकम टैक्स में एक्ट लाए। और आपसे ज्यादा इनकम टैक्स वगैरह तो कोई कौन जानता होगा, क्योंकि आप खुद एक IRS अधिकारी रह चुके हैं। तो आपको पता है कि ये जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इनकम टैक्स में इसलिए लाया गया कि तभी ये जो आपने डिमांड करी थी वो जायज हो पाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसको खारिज कर दिया गया था। अब उसके बाद ये हुआ कि इनफैक्ट प्रणब मुखर्जी ने, जो कि ये रिट्रोस्पेक्टिव कायदा लाए थे, उन्होंने लिखा है कि उसके बाद मेरी सरकार में और मेरे विरोध में काफी लोगों ने विरोध पक्ष से भी उसका विरोध किया था, और उसमें जो अभी सत्ता में है वो भी विरोध पक्ष में थे तब, और उन्होंने उसको टैक्स टेररिज्म बोला था। पर उन्होंने कहा इसके बाद कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। न सिर्फ वो बदलाव नहीं किया, उन्होंने जो जो डिमांड थी उसको पूरी तरह से वसूल करने के लिए सब एफर्ट किए। उन्होंने जाके, जैसे आपने कहा, एपलेट जगह पे आपने, आर्बिट्रेशन पे आपने, इंटरनेशनल फोरम पे, हर जगह पे ये एक एक पैसा लेने की पूरी कोशिश की और लिया। और ये लेने के बाद अब लास्ट मंथ में, और हमने तो रोजी रोटी में इसकी चर्चा भी की थी, कि ये चीज आई कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है पेरिस में वो जब्त करने के आदेश हुए। अब पाकिस्तान के साथ ये हुआ और PIA की कभी एयरक्राफ्ट जब्त हुई तो अलग बात थी, बट वी आर डिफरेंट, और हम लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग है। तो हमारी भी यदि प्रॉपर्टी, और उन्होंने कहा अमेरिका में भी एयर इंडिया के साथ भी बात तो हो ही गई थी, तो ये सब चिमकी मिलने के बाद हमारी जो रियल एस्टेट वहां थी पेरिस में, उसको यदि सीज कर दिया है और उसके बाद हम करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि हमको लगता है कि भाई ये इतनी चपत खाने के बाद हम क्यों करते हैं इसको, ये क्या वक्त पे नहीं किया जा सकता है? ये हम लोग क्या तब नहीं कर सकते थे जब हम लोगों को लगा कि ये गलत है? जब हमने इसका विरोध किया था, तो यदि हम सत्ता पक्ष में आते हैं तो क्या हम इसमें कोई ना कोई तरीके से बदलाव ला सकते थे?
वो हमने नहीं किया, पर फिर भी मैं आज की तारीख में जिन्होंने किया है उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि भले ही आपने अब तक जो भी किया, मैं समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी जब भी आप एक अच्छी चीज की शुरुआत करते हो तब आपको हमेशा ही एक कॉम्प्लीमेंट के अधिकारी होते हो कि इतनी देर तक जो चला वो तो एटलीस्ट आज आपने बदला, आज तो आपने एक सही मैसेज दिया। क्योंकि हम लोग वर्ल्ड ओवर जाके यदि इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करते हैं, मैं खुद गया हुआ हूँ कोई सरकारों की ओर से बाहर के लोगों को इनवाइट करने के लिए, और तब मैंने हमेशा पाया है कि जो हमारे यहाँ टैक्सेशन मेथड्स है, जो हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो हमारे यहाँ फ्रेंडली गवर्नमेंट है, ये हमेशा एक मुद्दा बनती है। इसमें हमने एक स्टेप लिया है कि हम लोग कहते हैं कि हम रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस के अमल के विरोधी है और हम वही नहीं करेंगे। ये एक स्टेटमेंट जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि हम भले देर से आए पर दुरुस्त आए, आज किया है, एटलीस्ट अच्छा किया है। और हम लोग अभी मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं दुनिया को कि आपका और इन्वेस्टर्स का अब दुनिया भर से यहाँ स्वागत है, और ये मैं समझ रहा हूँ कि एक सराहनीय स्टेप। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा। तो दरअसल सरकारों की एक आदत भी बन गई है, वह सारी जिंदगी देखा जाए तो कहा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से जुड़ा रहा हूँ डायरेक्ट टैक्सेस की बजाय। तो थोड़ा सा एक सुधार कर देता हूँ यहाँ पर। और जो नयन जी ने बात कही है बिल्कुल सही कही है। दरअसल एवरी गवर्नमेंट लव्स बैड लॉज, ये गवर्नमेंट भी उसमें एक्सेप्शन नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं, जब तक आग उनके घर के दरवाजे पर नहीं लग जाती है वो जागती नहीं है। और ये मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूं कि सरकारें कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं मांगती है। मैं आपको बताऊं, जब तक या तो उनके सिर पर चुनाव ना आ जाए और जनता का जवाब देने की बारी हो, तो तब मजबूरी में कहेंगे हम तो जनता के सेवक हैं। तो या फिर दरवाजा जब आपका जल चुका होता है और जब आपके घर के बेडरूम में आग पहुंचती है, तो तब आप कहते हैं कि ये कैसे हो गया, कि मेरे घर में आग कैसे पहुंची है। ये नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ये था आज का रोजी रोटी। और जाने से पहले मैं नयन जी से कोई आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा, कुछ आप कहना चाहें? मैं खास करके क्योंकि बांग्लादेश की बात हुई है, मैं बांग्लादेश के लोगों को एक तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी बैंक ने ये सही स्टेप लिया, पर उसके साथ बांग्लादेश की जो बांग्लादेश बैंक है उनको भी अपील करना चाहूंगा कि आपने फ्लोर के जो रेट एस्टैब्लिश कर दिए वो बहुत अच्छा है, पर आप जो ऊपर की सीलिंग है उसको जरूर सोचिए। आप यदि 9% भी फिक्स कर देते हैं, यदि आप वो नीचे का भी रेट फिक्स कर देते हैं, क्या रेट पे आप पैसे ले सकते हैं वो फिक्स कर देते हैं, क्या रेट पे आपको देने हैं वो फिक्स कर देते हैं, तो बैंक का थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। और ये सिचुएशन में मेरे ख्याल से बैंक्स ऐसे डिसीजन लेगी जो कि शायद बैंक्स की हेल्थ के लिए ठीक ना हो। हमारे इंडिया को तो मेरे ख्याल से हमने दोनों रेट खुले छोड़े हैं, तो एक फ्लोर रेट को हमको लाने की बहुत जरूरत है। उनको जो फ्लोर रेट लाए हैं, तो आपने जैसे कहा 135 लोगों को आप थोड़ा सा तकलीफ हो तो चला दीजिए, 135 करोड़ को आप संभाल लीजिए। तो पहले उन्होंने 135 को संभाला था, अब 135 करोड़ को संभाला है, तो ऊपर वाला छोड़ दे और 135 से थोड़ा सा ज्यादा ले ले, तो बैंक की हेल्थ भी मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी, इकोनॉमी भी अच्छा करेगी। और यदि ये लोग तो तभी बोरो करेंगे जबकि उनको बोरो करने की जरूरत हो, जबकि जो लोग डिपॉजिट रखते हैं उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, वो लोग बैंक डिपॉजिट के अलावा अपने आप को कहीं भी सेफ और महसूस नहीं पाते हैं, इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इतनी बात मैं हमारे खास करके बांग्लादेश वाले जो मित्र हैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा। वैसे ये बात भी सही है नयन जी की, कभी कभी बांग्लादेश वो स्टेप उठा के चला जाता है जो इंडिया काफी देर बाद में करता है, कभी कभी ऐसा लगता है। तो शायद वो मुझे एक पुराने जमाने की कहावत याद आ गई। हालांकि उस टाइम तो बंगाल एक ही था कि जो आज बंगाल सोचता है वो हिंदुस्तान कल सोचता है। वो बंगाल का वही सोच का हिस्सा है कि वो पहले से सोच लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ हम दर्शक मित्रों आपसे लेके विदा, और शुक्रिया अदा करेंगे अपने अर्थशास्त्री मित्र श्री नयन पारिक जी का, जो बड़ी से बड़ी गहरी बात बड़े आसान शब्दों में आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। यही खूबी होती है एक विद्वान व्यक्ति की, एक मैन विद द विजडम की, जो हमारे नयन जी हैं। तो नयन जी, शुक्रिया आपका, आप हमारे थैंक यू साथ सो आए। मच। और रोजी रोटी के दर्शकों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।